नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 17 फरवरी है। 17 फरवरी को एक ऐतिहासिक दिन है। इस 17 फरवरी इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत के जननायक आदरणीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि है। आज हम सभी बहुजन को यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इस महान जननायक को, जिसने गरीबों के जीवन स्तर को ना सिर्फ सुधारा बल्कि गरीबों को यह एहसास दिलाया कि सत्ता में कितनी पावर है। गरीबों को यह बताया कि तुम भी सरकारी नौकरी कर सकते हो, तुम भी सम्मान का जीवन जी सकते हो, तुम भी जमीन पे नहीं बल्कि खाट पर बैठ सकते हो, तुम भी जमीन पे नहीं बल्कि तालाब और कुएं का पानी पी सकते हो, तुम भी हैंड पाइप पी सकते हो और तुम भी बाबू और क्लर्क बन सकते हो। मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे जननायक की जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में से आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बशर्ते आप ध्यान से एक एक बातों को सुनते जाइए और अपने अंदर अनुसरण करने का भी प्रयास करिएगा। 24 जनवरी 1924 को एक ऐसे युग निर्माता ने जन्म लिया इस धरती पे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं था। हालांकि 24 जनवरी का दिन भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले के जमाने में हम जैसे गरीबों का, अति पिछड़ी जातियों से आने वाले लोगों के पूर्वज जो थे, माता पिता थे, दादा दादी थे, वे लोग जन्मतिथि लिखते नहीं थे। बर्थडे मनाने का कोई प्रचलन नहीं होता था उस दौरान। लेकिन 24 जनवरी को इसलिए जन्मतिथि जयंती मनाई जाती है कर्पूरी ठाकुर की, क्योंकि स्कूल के नामांकन में नाम लिखवाते समय जब उनके पिताजी गोकुल ठाकुर जी स्कूल में लेकर गए तो मास्टर साहब ने वही तिथि लिख दिया 24 जनवरी। इसी वजह से हम मानते हैं कि 24 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म आपको मालूम है बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिले में हुआ था और समस्तीपुर में एक गांव है पितौजिया। उस पितौजिया अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के गांव में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। अब बात ये होती है कि कर्पूरी ठाकुर जी इन्होंने इस देश के लिए क्या किया कि आज की सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया। दरअसल भारत रत्न तो इन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत विलंब से मिला, लेकिन फिर भी ठीक है। कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लगभग 1 दशक से ज्यादा समय तक वो विधायक रहे, साथ में वो नेता विरोधी दल भी रहे। 1952 में 1952 में पहली बार वो विधायक बने थे। दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा, जब जब वो चुनाव लड़ने जाते थे वो तब उनके पास कुछ नहीं होता था। वो चुनाव लड़ते समय चंदा मांगकर चुनाव लड़ते थे। और जब मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम 1977 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और पहला काम वो करते हैं 10 तक के लिए सबकी शिक्षा फ्री कर देते हैं। क्योंकि उन्हें याद था वो दौर जब वो हाई स्कूल 10 मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उनके पिताजी गोकुल ठाकुर जी अपने बच्चे को लेकर एक सामंतवादी परिवार के सामने गए और कहे, साहब मेरा बेटा 10 पास कर लिया है, अब इसको बाहर की पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर आप सहयोग कर दे तो। उन्होंने कहा, क्या गोकुल तुम्हारा बेटा इंटर पास कर, हाई स्कूल पास कर लिया? हाँ साहब। तो बुलाओ उसको, आए गोड़ हाथ दबाए हमारा। अरे यार, तुम तो नाई हो ना, नाई हो तो तुम्हारा तो काम ही है ना, थोड़ा कपारों पार दबाओ हमारा। सिर मतलब कपार मतलब सिर, कपार दबाने की बात करते थे, गोड़ दबाने की बात करते थे। ये बातें कांटे की तरह कर्पूरी ठाकुर के सीने में चुभती थी। इसीलिए जब मौका मिला तो अपने हाथ से उन्होंने गरीबों के लिए नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, बिहार में सबके लिए मुफ्त शिक्षा का घोषणा कर दिया। और बाद में उसी कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुंगेरी लाल आयोग मतलब 26% आरक्षण के मॉडल को भी लागू कर देता है। 26% आरक्षण के मॉडल को आप जानते ही हैं। उन्होंने एबीसी
मतलब सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 12% रिजर्वेशन दिया सरकारी नौकरियों में। पिछड़े वर्ग की अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग को उन्होंने 8% आरक्षण दिया। सर्वाधिक पिछड़ा को 12%, इसमें तेली, नाई, कुम्हार, लोहार के बच्चे थे। और 8% दिया ओबीसी को, 3% दिया महिलाओं को और 3% दिया सामान्य वर्ग को। सबको समान रूप से, महिलाओं को भी दिया, सामान्य वर्ग को भी दिया, सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया। उस दौर में रिजर्वेशन दिया जिस दौर में सामंतवादी लोग नौकरी पाते थे और ऑफिस में जाते थे और बाबू से लोग अपने बाबू से कहलवा के, अधिकारी से कहलाकर अपने बेटे को भी धीरे से उसी ऑफिस में सेट कर देते थे, उनकी नौकरी लगवा देते थे। पूछता ही नहीं चलता था नौकरी के बारे में, किसी गरीब को नौकरी नहीं लगती थी वहां पे। लेकिन वो लगातार उस बारे में लगे रहे, लगातार वो करते रहे। और एक बार जब मुख्यमंत्री थे वो, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास उनके रिश्ते में बहनोई आए और उन्होंने कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं। ये बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर ने कहा, मैं कोई नौकरी लगवाने वाला नहीं हूं, अब तो मैंने सबके लिए व्यवस्था कर दिया है। ईबीसी को 12% रिजर्वेशन दे दिया है, 8% ओबीसी को दे दिया है, 3% सामान्य वर्ग को दे दिया है और 3% महिलाओं को दे दिया है। जाओ पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करके नौकरी पाओ। अगर पा सकते हो तो, नहीं पा सकते तो लो 50 रुपये। अपने पॉकेट से उन्होंने 50 रुपये दे दिया और कहा ले जाओ 50 रुपये। और अगर पढ़ लिख नहीं सकते, नौकरी अपने दम पे नहीं पा सकते, तो ये 50 रुपये लेके जाओ और छुरा उस्तुरा खरीद लो और खरीदने के बाद पुश्तैनी काम करो, लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर सकता। यहां तक कि कर्पूरी ठाकुर अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी में वो कहते थे कि रामनाथ, तुम्हारे पास अगर कोई आए कि तुम मुख्यमंत्री के बेटे हो तो तुम लोभ लालच में ना पड़ना, कुछ लोग पैसों का भी प्रलोभन देंगे, तुम उनके चक्कर में ना पड़ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य इस पद का अभिमान रखे, इस पद का घमंड रखे और इस पद के वजह से उसको लाभ मिले। वो परिवार को भी नहीं समझते थे। परिवार को जब तक जिंदा थे तब तक परिवार को एक रत्ती भी फायदा नहीं होने दिया। यहां तक के भी जब तक जिंदा थे वो राजनीति में नहीं लाए अपने परिवार को। आपको उनकी ईमानदारी की मिसाल बताने के लिए बता रहा हूं। आपने चौधरी देवीलाल का नाम सुना ही होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देवीलाल साहब ने एक बार अपने हरियाणवी मित्र से कहा, जो पटना में रहते थे, और अपने मित्र से कहा कि जब जब तुम्हारे पास कर्पूरी ठाकुर हैं उन्हें 5-10 हजार रुपया दे देना यार, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मित्र ने कहा सर वो तो मुख्यमंत्री है ना। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नाम का है, उसको बेचारे के पास पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं रखता, उसको दे देना थोड़ा सा। बार बार जब वो हरियाणा वापस जाए, देवीलाल अपने मित्र से मिले, कुछ पैसा कर्पूरी को दिया? नहीं सर, उन्होंने तो मांगा ही नहीं मुझसे। जब जब जाए तब तब यही देवीलाल सवाल पूछे, दिया पैसा इस बार, दिया पैसा? बार बार एक ही जवाब आता था, सर उन्होंने तो मांगा ही नहीं। कर्पूरी ठाकुर इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो मांगते नहीं थे किसी से। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कुछ लोगों ने देखा कि इनका घर नहीं है, अब बीवी बच्चे ऐसे ही झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उन लोगों ने 50,000 ईंटा गुम्मे चंदे में देकर ईंट भिजवाई कि ये मकान बन जाएगा। जब कर्पूरी जी को ये बात मालूम हुआ कि लोगों ने 50,000 मेरे घर बनाने के लिए ईंटें लाया है, तो उन्होंने कहा ये ईंटें घर बनाने के लिए नहीं यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। इस ईंटों का उन्होंने यूज कर लिया, एक स्कूल बनवा दिया। ऐसे थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर। अपना खुद का मकान नहीं बनवाया, बल्कि उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया। फिर आगे ऐसे ही चलते रहे और लगातार जब वो आए तो वो मुंगेरी लाल वाला जब आयोग उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया, 12% एबीसी 8% ओबीसी दिया, तो एक वर्ग जो था बिहार में, जो सामान्य वर्ग था, वो इतना ज्यादा चिढ़ गया, उसे लगा मेरे हक और अधिकार पे डाका पड़ गया, और वो समानता की भावना को भूलकर मुख्यमंत्री की पद की गरिमा का अवहेलना करते हुए घूम घूम के नारे लगाने लगा। वो भी नारे ऐसे जिनको सुनने के बाद आपकी आत्मा रोएगी, शर्म से नजरें झुक जाएंगी। ऐसे गंदे गंदे गालियों से कर्पूरी ठाकुर को नवाजा जाने लगा। कहा जाने लगा
कर कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर अस्तूरा। अस्तूरा मतलब वही दाढ़ी बनाने वाला, पुश्तैनी काम में। फिर लोग नारा लगाते थे, आरक्षण कहां से आई, करपुरिया का माई। ऐसे ऐसे लोग नारे लगाते थे। फिर उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरता था तो कहते थे बीए एमए पास करेंगे, करपुरिया का बांस करेंगे। ऐसे तमाम तरह की यातनाओं से झेलते हुए, और वो आजादी से पहले भी कर्पूरी ठाकुर जेल गए और आजादी के बाद भी अनेकों बार जेल गए। लगातार वो समाज सेवा में लगे रहे, और जब तक मुख्यमंत्री रहते थे, मुख्यमंत्री आवास पे वो हमेशा गरीबों के 7:30 बजे सुबह जनता दर्शन करते थे। पूरी 7:30 बजे नहा धोकर आराम से मुख्यमंत्री आवास पे एक टूटी टेबल पे आके बैठ जाते थे, और बैठने के बाद पूरे बिहार से गरीब लोग, किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो कोई 4 दिन से कपड़े नहीं बदला है, उसी तरह फटे मटमैले गंदे कपड़े के साथ बिना चप्पल के लोग पहुंच जाते थे मुख्यमंत्री हाउस। और पहुंचने के बाद अपना एप्लीकेशन देते थे, दरखास्त देते थे। साहब ये दिक्कत है। कर्पूरी जब उसको सुनते थे, सुनने के बाद अपने ऑफिसर को तुरंत आदेश देते थे, इसका निस्तारण करो, इसका समाधान करो, और हाल चाल पूछते थे। चाचा इतना दूर से कहाँ अइला, इतना दूर से कहाँ अइला, हम खुदे आगे लती बतैता था। इस तरह से वो भाव उनके अंदर था। वो नहीं चाहते थे कोई किराया भाड़ा लगा के आए। वो कहते थे इतना दूर आने में आपका बहुत ज्यादा किराया भाड़ा खर्च हो गया, मैं क्या करूं, मैं खुद चला आता, आपके यहाँ आने वाला था वहीं दे देते आप। लेकिन गरीबों की तमाम समस्याओं को वहीं सुलझा देते थे। लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई और भी थी कि अगर गलत काम कोई करवाना चाहता था तो डांट और फटकार के तुरंत वहीं से वो भगा भी देते थे, क्योंकि अन्याय के तो खिलाफ थे कर्पूरी ठाकुर। जिस व्यक्ति ने आजीवन अपने परिवार को सपोर्ट न किया हो, जिस व्यक्ति ने आजीवन घर तक नहीं बनवाया हो, यही कारण है कि जब उनका देहांत हुआ, निधन हुआ, तो निधन में विरासत के रूप में उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को एक घर तक नहीं था, एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं था, एक गाड़ी तक नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ बनाया ही नहीं परिवार के लिए। सब कुछ समाज के लिए उनका समर्पित था, तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, धन भी समर्पित। आज हम लोग ऐसे परिवेश में रह रहे हैं कि इस परिवेश में एक अदना सा प्रधान बन जाने पर, एक अदना सा सभासद बन जाने पे, एक अदना सा ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत बन जाने पे लोग मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से घूमते हैं। लोगों के पता नहीं कितने शहरों में मकान होते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे 2 बार, एक बार डिप्टी सीएम रहे, एक बार नेता विरोधी दल भी रहे, और दशकों तक विधायक रहे, लेकिन उनके पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, एक अदना सा गाड़ी नहीं था, एक घर नहीं था। ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जननायक। और धीरे धीरे जब 64 साल की अवस्था आई, तो 64 साल की अवस्था में आज ही के दिन 17 फरवरी 1988 को 1988 को उनका दिल का दौरा पड़ जाने से दुखद देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है उनका, और पूरा गरीब जनमानस उनके याद में रोने लगता है। एक और सबसे बड़ी अच्छी बात थी, एक किस्सा याद आता है कर्पूरी ठाकुर का, कि कर्पूरी ठाकुर सीएम हाउस में थे और उन्होंने कुछ विदेशी पत्रकार को पटना के एक होटल में रुकने के लिए बोल दिया था, बेली रोड पे। और जब पटना में उस होटल में बोल दिया था तो उन्होंने टाइम दे दिया था 10 बजे। जब 10 बज गया, 9:45 बज रहा था, और सीएम की सरकारी गाड़ी उनकी जो अभी नहीं आई थी, ड्राइवर लेके नहीं आया था, तो अपने एक मित्र से बोला मुख्यमंत्री आवास में। वो मित्र उनके बाइक से 2 चक्का से गए थे। उन्होंने कहा यार सीएम की सरकारी गाड़ी आई नहीं है, आज लग रहा है किसी कारण से विलंब हो गया, मैंने विदेशी पत्रकार को 10 बजे का टाइम दिया, 15 मिनट बचा है, मुझे पहुंचना है, अगर मैं उनका इंतजार करूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। उनके मित्र ने कहा तो, उन्होंने कहा तुम्हारी बाइक स्टार्ट करो, बाइक पे चलते हैं। उन्होंने कहा अरे आप मुख्यमंत्री हैं। कहा क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं। वो बैठे, और बाइक पे बैठते वक्त चूंकि हाइट छोटी थी तो उनका पैर भी छिल गया, लेकिन फिर भी बैठे। साथी ने पूछा आपका पैर कट गया? बोले यार थोड़ा छोटा था ना हाइट, इसलिए पैर छिल गया। चलो कोई बात नहीं। फिर वो साथ में चलते गए, और जाने के बाद रास्ते में लोग देखते आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री 2 चक्के गाड़ी से, बाइक से चल रहा है। फिर उस होटल में जब पहुंचे तो होटल में पहुंचने के बाद स्टाफ, कर्मचारी सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि मुख्यमंत्री बाइक से, 2 चक्का गाड़ी से, वो भी दूसरे की बाइक से आया है।
विदेशी पत्रकार होटल से उतर के नीचे आए और नीचे आने के बाद उन्होंने देखा और प्रणाम किया और उन्होंने कहा, सर यू आर रियली लीडर ऑफ पुअर पीपुल ऑफ इंडिया। आप वास्तव में गरीबों के नेता हैं, जननायक हैं। और साथ में उन्होंने आगे आगे बोला, उन्होंने कहा वी हैव नॉट सीन एनी लीडर इन द इंटायर वर्ल्ड टू सेम टू यू। आपके जैसा मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर देखा ही नहीं था। ये थे कर्पूरी ठाकुर। और आज के दौरों में नेताओं के भोग विलास की चीजें तो आप देखते ही हैं, परिवार को आगे बढ़ाने की चीजें देखते ही हैं, लेकिन मैं कहता हूं जिए मात्र 64 साल, तो जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इनकी कहानियों से, इनके जीवन से जरूर प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।